हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल, आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल बोर्ड्स स्टडी पे, जिस पे मैं एनसीईआरटी का एक एक टॉपिक एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा। जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है द सॉलिड स्टेट। द सॉलिड स्टेट पढ़ाने से पहले मैं ये आप देख सकते हैं द सॉलिड स्टेट। पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आखिरकार सॉलिड होता क्या है। आप लोगों ने क्लास 9th में मैटर तो पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। मैटर 3 टाइप के होते थे, एक होता था सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। तो उनके जो मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स होता है ना, वह सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है और लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है और गैस में सबसे कम होता है। और उनके बीच का, उनके जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, सॉलिड में सबसे कम होता है और लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। चलिए फिर हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपको समझ में आ ही गया होगा सॉलिड तो आप लोग अपने अगल बगल में बहुत सारे देखते होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। We are mostly surrounded by solids and we use them more often than liquids and gases. For different application we need solid with widely different properties. हम लोग अधिकतम घिरे हुए हैं सॉलिड से और हम उनका यूज करते हैं लिक्विड और गैस से ज़्यादा। किसका? सॉलिड का। फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन, अलग अलग एप्लीकेशन के लिए, अलग अलग उपयोग के लिए वी नीड सॉलिड्स विथ वाइडली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। हमको ज़रूरत है सॉलिड्स का अलग अलग प्रॉपर्टीज जानने का। These properties depend upon the nature of constituent particles and the binding forces operating between them. और ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वे डिपेंड करते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर, बाइंडिंग फोर्स पर जो उनको ऑपरेट करता है। Therefore, a study of the structure of solid is important. इसीलिए सॉलिड्स का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में स्टडी करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। द कोरिलेशन बिटवीन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज हेल्प्स इन डिस्कवरिंग न्यू सॉलिड्स materials with desired properties like high temperature, superconductors, magnetic materials, biodegradable polymers for packaging, biocompliant solids for surgical implants etc. हमको कोरिलेशन करने के लिए उनका स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किस चीज़ में कोरिलेशन? नए सॉलिड जो है उसको डिस्कवर करने के लिए हमें उनके बीच स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ के बीच का जो रिलेशन है उसे पढ़ना बहुत ही ज़रूरत है। विद डिजायर्ड प्रॉपर्टीज़ लाइक हाई टेम्परेचर, जो हमारा डिजायर्ड प्रॉपर्टीज़ है जिसको हम जानना चाहते हैं वह जैसे कि हाई टेम्परेचर, सुपर कंडक्टर्स, मैग्नेटिक मटेरियल्स, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स ऑफ पैकेजिंग, बायोकॉम्प्लिएंट सॉलिड्स, सर्जिकल इम्प्लांट्स। फ्रॉम आवर ईयरलियर स्टडीज, हमारे आसपास के अध्ययन में, वी नो दैट लिक्विड्स एंड गैसेज आर कॉल्ड फ्लूइड्स बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू फ्लो। हम अपने आसपास के अध्ययन में यह जानते हैं कि लिक्विड और गैस जो है वह फ्लूइड्स है क्योंकि उनमें एबिलिटी होती है फ्लो करने की। द फ्लूइडिटी इन बोथ ऑफ दीज स्टेट्स इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव अबाउट। इन दोनों के फ्लूइडिटी का जो कारण है वह यह है कि इनके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वह फ्री होते हैं मूव करने के लिए इनके अबाउट। ऑन द contrary, the constituent particles in solids have fixed position and can only oscillate about their mean position. सॉलिड का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो फिक्स्ड होता है और वह हमेशा ऑसिलेट कर सकता है सिर्फ और सिर्फ अपने मीन पोजीशन पर। दिस एक्सप्लेन्स द रिजिडिटी इन सॉलिड, यह जो है एक्सप्लेन करता है सॉलिड की रिजिडिटी को
क्या सॉलिड की रिजिडिटी को कौन एक्सप्लेन करता है कि सॉलिड का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वह उसका जो पोजीशन है वह फिक्स्ड होता है और यह हमेशा सिर्फ अपने मीन पोजीशन पे ही ऑसिलेट कर सकता है। यह इसके रिजिडिटी को एक्सप्लेन करता है। हमारा जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन होगा इसमें यह पूछा हुआ है कि व्हाई द सॉलिड्स आर रिजिड, तो उसका आंसर यही होगा। अब इसे आगे पढ़ते हैं। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, अब आप बोलिएगा कि सर क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। तो सॉलिड जो है वह दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन और एक होता है अमोर्फस। तो अभी हम बता रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड में द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वह अरेंज किए जाते हैं रेगुलर पैटर्न में। इन दिस यूनिट, इस यूनिट में वी शैल डिस्कस डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल रिजल्टिंग इन सेवरल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। इस यूनिट में हम लोग अध्ययन करेंगे अलग अलग पॉसिबल अरेंजमेंट्स, पार्टिकल्स के अलग अलग पॉसिबल अरेंजमेंट के बारे में और अलग अलग टाइप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के। The correlation between the nature of interaction within the constituent particles and several properties of solids will also be explored। और इस यूनिट में हम यह भी पढ़ेंगे कि उनके नेचर ऑफ इंटरेक्शन का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के साथ क्या क्या कोरिलेशन है, सेवरल मतलब अलग अलग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे सॉलिड्स का, और हाउ दीज properties get modified due to the structural imperfections or by the presence of impurities in minute amount would also be discussed। और कैसे हम इन प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाइड कर सकते हैं अलग अलग स्ट्रक्चर के कारण, इम्परफेक्शन क्या है और इम्प्यूरिटी के प्रेजेंस में इनका जो मतलब इम्परफेक्शन होता है वह क्या है, इन सभी को हम एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। जो अब हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आता है इस चैप्टर का वह है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, जनरल मतलब कि जनरल जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है, नेचर है, वह क्या है। इन क्लास 11th यू हैव लर्नड दैट मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स नेमली। यह हमने आपको पहले ही बता दिया है। आप क्लास 9th में और क्लास 11th में भी यह चीज़ पढ़े होंगे कि मैटर जो होते हैं वह 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अंडर ए गिवन सेट ऑफ कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, which of these would be the most stable state of a given substance depends upon the net effect of 2 opposing factors। एक गिवन सेट कंडीशन पर, टेम्परेचर और प्रेशर पर, जो मतलब कि मोस्ट स्टेबल होता है, जो स्टेट जो सबस्टांस डिपेंड करता है और जिसका नेट इफेक्ट 2 अपोजिंग फैक्टर से मोस्ट स्टेबल होता है, उसको सॉलिड कहते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टेंड टू कीप द मॉलिक्यूल्स क्लोजर where as thermal energy tends to keep them apart by making them move faster। इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वह इनके मॉलिक्यूल्स को क्लोजर रखता है, मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को और आयंस को क्लोजर रखता है, पास पास रखता है, जबकि थर्मल एनर्जी जो है वह अपार्ट करता है इसको। जब यह मूव करता है अधिकतम तेज़ी से तो उस समय इसको अपार्ट करता है, जोड़ के रखता है। एट सफिशिएंटली low temperature the thermal energy is low and intermolecular forces bring them so close that they cling to one another and occupy fixed position। sufficiently मतलब पर्याप्त रूप से, लो टेम्परेचर यानी कि कम जो ताप है, द थर्मल एनर्जी इज लो, कम ताप पर थर्मल एनर्जी लो होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ब्रिंग देम सो क्लोज, इस समय इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है इन सबको काफ़ी क्लोज, पास पास ले आते हैं। दैट दे क्लिंग टू वन अनदर एंड ऑक्यूपाई फिक्स्ड पोजीशन, और ऐसी स्थिति में ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं एक फिक्स्ड पोजीशन को। दे कैन स्टिल ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, ये अपने मतलब मीन पोजीशन पे ही स्टिल रहते हैं, वहीं पे रहते हैं। और द सबस्टांस एंड द सबस्टांसेज एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, और ऐसे में ये
जो हैं सबस्टांस ये एग्जिस्ट कर जाते हैं सॉलिड स्टेट में। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड स्टेट। इन सारे को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा जितने भी प्रॉपर्टीज हम बताने जा रहे हैं। दे हैव डिफिनिट मास, वॉल्यूम एंड शेप। सॉलिड का जो मास होता है और वॉल्यूम होता है और शेप होता है वो सारे डिफिनिट होते हैं। और जबकि आप लिक्विड का देखने जाओगे तो लिक्विड में का मास तो डिफिनिट होता है, जितना आप तौल के रखोगे उतना ही होता है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम भी उसका डिफिनिट होता है, लेकिन उसका जो शेप होता है वह इनडिफिनिट होता है। वह उसको आप जिस शेप में ढालोगे उसी शेप में ढल जाता है। और वहीं अगर गैस का हम कंपैरिजन करें तो गैस का ना मास डिफिनिट होता है, ना वॉल्यूम डिफिनिट होता है और ना ही शेप डिफिनिट होता है, सब इनडिफिनिट होते हैं। और सॉलिड इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस की यदि बात करा जाए तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट। इनके सॉलिड के बीच का जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होते हैं वह शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स होता है वह काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी मजबूती से ये एक दूसरे से बंधे होते हैं या उतनी जल्दी नहीं टूट सकते हैं। इसीलिए यही कारण है कि इनका जो पोजीशन है वो फिक्स्ड होता है और ये मजबूत होते हैं, ठोस होते हैं, और इनका वॉल्यूम और शेप भी फिक्स होता है। देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इनका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है सॉलिड स्टेट का वह एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस हैव फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। इनका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस का जो पोजीशन है वो फिक्स होता है और ये सिर्फ और सिर्फ अपने मीन पोजीशन पर ही ऑसिलेट कर सकते हैं। दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, ये इनकम्प्रेसिबल है, इनको अगर आप दबाओगे तो ये नहीं दबेंगे। ये इनकम्प्रेसिबल है और रिजिड मतलब हार्ड होते हैं, इनको आप दबा के नहीं दब सकते। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है वह है एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि हम सॉलिड्स के अलग अलग टाइप के बारे में अब बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप है। Solids can be classified as crystalline or amorphous on the basis of the nature of order present in the arrangement of their constituent particles. सॉलिड्स जो है वह क्लासीफाई किए गए हैं दो टाइप में, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है एमॉर्फस सॉलिड। उनके नेचर ऑफ ऑर्डर पर जो होता है अरेंज करने का, उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को अरेंज करने का जो नेचर होता है उसके बेसिस पर सॉलिड को दो भागों में बांटा गया। एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है एमॉर्फस सॉलिड। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वह लार्ज नंबर ऑफ क्रिस्टल मतलब कि कंसिस्ट करता है। ईच ऑफ देम, प्रत्येक जो है, हैविंग अ डिफिनिट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप, प्रत्येक का एक डिफिनिट कैरेक्टरिस्टिक होता है और ज्योमेट्रिकल शेप होता है। इन ए क्रिस्टल, एक क्रिस्टल में द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसे कहते हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस को। एक क्रिस्टल में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है इज ऑर्डर्ड होता है। इट हैज़ लॉन्ग रेंज ऑर्डर व्हिच मीन्स दैट देयर इज अ रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ पीरियोडिकली ओवर द इंटायर क्रिस्टल। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो इसका ऑर्डर होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का ऑर्डर होता है अरेंज करने का, वह रेगुलर पैटर्न में होता है और वो पीरियोडिकली एक अपने आप को दोहराते रहते हैं। सोडियम क्लोराइड एंड क्वार्टज आर टाइपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। सोडियम क्लोराइड NaCl और क्वार्टज जो है वह टाइपिकल एग्जाम्पल है क्रिस्टलाइन सॉलिड के। अब पढ़ते हैं एन एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड क्या है? ग्रीक एमॉर्फोस बराबर होता है नो फॉर्म, कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल ऑफ इरेगुलर शेप। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वह इरेगुलर शेप बनाते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है इन सच अ सॉलिड हैज ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर। एक सॉलिड में जो है वह सिर्फ शॉर्ट रेंज ऑर्डर के होते हैं। इन सच एन अरेंजमेंट, इन इस अरेंजमेंट में ए रेगुलर एंड पीरियोडिकली रिपीटिंग पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ओवर शॉर्ट डिस्टेंस ओनली। एक रेगुलर और पीरियोडिकली रिपीटिंग पैटर्न जो है वह ऑब्जर्व किया जाता है ओवर शॉर्ट डिस्टेंस ओनली, सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस पर। Such properties are scattered and in between the arrangement is disordered.
यह जो पोर्शन है वह स्कैटर्ड होता है और इनके बीच का जो अरेंजमेंट होता है वह डिसऑर्डर्ड होता है, किसी फिक्स ऑर्डर में नहीं होता है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं ये किसी भी ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ क्वार्टज एंड क्वार्टज ग्लास आर शोन इन फिगर 1.1। फिगर जो 1.1 है उसमें आप देख सकते हैं क्वार्टज और क्वार्टज ग्लास का जो ये फिगर है, ये फर्स्ट वाला जो है ये जो है यह क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है और यह जो है एमोर्फस सॉलिड का एग्जांपल है। यह क्वार्टज ग्लास है और जबकि यह क्वार्टज है। कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, A and B respectively. While the two structures are almost identical, yet in the case of amorphous quartz glass there is no long range order. इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता है क्वार्टज ग्लास में। द स्ट्रक्चर ऑफ एमोर्फस सॉलिड इज सिमिलर टू दैट ऑफ लिक्विड्स। एमोर्फस सॉलिड का जो स्ट्रक्चर होता है वह सिमिलर होता है बिल्कुल लिक्विड के जैसा और लिक्विड के जैसा। ग्लास, रबर एंड प्लास्टिक्स आर टाइपिकल एग्जाम्पल ऑफ एमोर्फस सॉलिड। ग्लास, रबर और प्लास्टिक जो है वह टाइपिकल एग्जाम्पल है किसके? एमोर्फस सॉलिड के। ड्यू टू द डिफरेंसेज इन द अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इनके बीच इनको जो अरेंज करने का, जो पार्टिकल्स को अरेंज करने का जो टाइप है वह अलग अलग होते हैं, डिफरेंस होते हैं दोनों में। The two types of solids differ in their properties. इनके प्रॉपर्टीज में भी डिफर होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, मतलब कि इनका प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ में यदि देखा जाए तो एमोर्फस सॉलिड जो होता है वह सॉफ्टन होता है और ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड कैन बी मोल्डेड एंड ब्लोन इनटू वेरियस शेप्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है और जबकि एमोर्फस सॉलिड को देखा जाए तो एमोर्फस सॉलिड सॉफ्ट होता है और एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पर यह मोल्ट होता है और ब्लोन होता है इन वेरियस शेप में, अलग अलग शेप में। सम ग्लास ऑन हीटिंग दे बिकम क्रिस्टलाइन एट सम टेम्परेचर। ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एमोर्फस सॉलिड को हीट करने पर क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाया जा सकता है। ऑन हीटिंग दे बिकम क्रिस्टलाइन एट सम टेम्परेचर, मतलब कि एमोर्फस को हीट करके क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाया जा सकता है एक फिक्स टेम्परेचर पर। सम ग्लास ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एंसेंट सिविलाइजेशन, हमारे सभ्यता, हमारी पुरानी सभ्यता जो है संस्कृति, उससे कुछ ग्लास ऑब्जेक्ट जो हैं आर फाउंड टू बिकम मिल्की पाए जाते हैं इन अपीयरेंस बिकॉज ऑफ सम क्रिस्टलाइजेशन, कुछ क्रिस्टलाइजेशन के कारण। लाइक लिक्विड्स, एमोर्फस सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू फ्लो थ्रू वेरी स्लो, therefore sometimes these are called pseudo solids and supercooled liquid. Glass panes fixed to windows or doors of old building are invariably found to be slightly thicker at the bottom than at the bottom. This is because the glass flows down very slowly and makes the bottom portion slightly thicker. इसका मतलब क्या हुआ? आप सोच रहे होंगे कि सर क्या पढ़ रहे हैं, बताइए तो सही। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग अपने रूम में या देखते ही होंगे जब कांच लगा हुआ रहता है तो उसका ऊपरी हिस्सा जो है वो पतला हो जाता है और नीचे धीरे धीरे धूप के कारण मोटा हो जाते रहता है, यानी ऊपर से वह धीरे धीरे फ्लो करते रहता है। ग्लास ऐसा क्यों होता है? तो ग्लास जो है वह एमोर्फस सॉलिड की तरह बिहेव करता है और इसीलिए इसको सुपर कूल लिक्विड भी कहा जाता है, क्योंकि यह ऊपर से नीचे तक गर्मी के कारण फ्लो करते रहता है, बहता रहता है। इसी के कारण इसको सुपर कूल लिक्विड भी कहा जाता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वह एनआइसोट्रॉपिक होते हैं नेचर में, जबकि दैट
is some of their physical properties like electrical resistance or refractive index show different values when measured along different direction in the same crystal। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो एनआइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में। आप कहिएगा कि भैया एनआइसोट्रोपिक क्या होता है, तो एनआइसोट्रोपिक जो होता है उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होता है। यही कहते हैं कि सम ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, एनआइसोट्रोपिक का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है वह जैसे कि इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वह अलग अलग वैल्यू शो करता है अलग अलग डायरेक्शन में मेजर करने पर। दिस अराइजेज फ्रॉम डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट डायरेक्शन। यह अराइज होता है अलग अलग डायरेक्शन में अरेंज करने, पार्टिकल्स को अरेंज करने पर। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.1, जो फिगर 1.1 में आपको दिखाया गया है, 1.2 में आपको दिखाया गया, सॉरी। Since the arrangement of particles is different along different direction, the values of same physical properties is found to be different along each direction। चूँकि जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल का वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मिलता है, जब वैल्यू होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का वो अलग अलग पाया जाता है अलग अलग डायरेक्शन में, प्रत्येक डायरेक्शन में। और जो एमोर्फस सॉलिड है, amorphous solids on the other hand are isotropic in nature। अगर दूसरे साइड देखा जाए तो amorphous solid जो है वह आइसोट्रोपिक होता है नेचर में। अब कहिएगा कि भैया अब आइसोट्रोपिक क्या होता है, तो एन आइसोट्रोपिक का ठीक उल्टा होता है। यानी कि एन आइसोट्रोपिक का फिजिकल प्रॉपर्टी है जो वह अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होता है, जबकि आइसोट्रोपिक जो होता है, आइसोट्रोपिक नेचर, उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है सभी डायरेक्शन में। आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाएं, आइसोट्रोपिक का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है वह सेम होता है। वही शायद लिखा हुआ है, आगे देखते हैं। इट इज़ बिकॉज देयर इज़ नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर इन देम। यह इसलिए होता है क्योंकि इनका जो है वह लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता है। एंड अरेंजमेंट इज इरेगुलर, और इसका जो अरेंजमेंट होता है वह इरेगुलर होता है अलोंग ऑल द डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में। देयरफॉर, इसीलिए वैल्यू ऑफ एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, एनी फिजिकल प्रॉपर्टी वुड बी सेम अलोंग एनी डायरेक्शन। इसीलिए जो फिजिकल प्रॉपर्टी का वैल्यू है वह सेम होता है अलग अलग डायरेक्शन में। दीज डिफरेंसेज आर समराइज्ड इन टेबल 1.1। अब हम अगले टेबल में देखने जा रहे हैं, इन सारे को समराइज किया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसको आप बोर्ड के लिए अच्छे से याद कर लीजिएगा। यह 2-3 बार पूछा गया है, यह बार बार पूछा जाता है यह जो टॉपिक है सो। और 2-3 नंबर में हमेशा आता है, 5 नंबर में भी कभी कभी आता है। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा बोर्ड के लिए। देखते हैं क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। सबसे पहला टॉपिक है शेप। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो शेप है वह डिफिनिट होता है और एमोर्फस सॉलिड का जो शेप है वह इरेगुलर होता है। मेल्टिंग पॉइंट, तो यह जो है यह शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, और यह एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पर मेल्ट होता है। क्लीवेज प्रॉपर्टी, तो यह क्लीवेज प्रॉपर्टी शार्प इज ए टूल, they split into 2 pieces and the newly generated surface are plain and smooth। यह जो है यह शो करता है क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या होता है, तो जब हम किसी भी इसको कट करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करते हैं, तो इसका जो 2 एज होता है, 2 पीस में बनता है, वह प्योरली स्मूथ होता है। तो इसीलिए यह क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करता है। जबकि एमोर्फस सॉलिड क्लीवेज प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। उसको अगर आप बीचों बीच से काटोगे तो उनके बीच में कट या फिर तिरछा मतलब कि थोड़ा क्या कहते हैं उसको, घर्षण टाइप का हो जाता है, उसमें रेसिस्टिविटी शो करने लगता है वो। इसीलिए एमोर्फस सॉलिड क्लीवेज प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड एमोर्फस क्लीवेज प्रॉपर्टी शो करता है। हीट ऑफ फ्यूजन की यदि बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो हीट ऑफ फ्यूजन है वह डिफिनिट होता है, जबकि एमोर्फस सॉलिड का हीट ऑफ फ्यूजन डिफिनिट नहीं होता है। एनआइसोट्रोपी नेचर की बात करें तो यह एनआइसोट्रोपी होता है नेचर में, जबकि यह आइसोट्रोपी होता है नेचर में।
नेचर की बात करें तो ये ट्रू सॉलिड होते हैं, जबकि ये सूडो सॉलिड होते हैं, या फिर इन्हें सुपर कोल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट की बात करें तो इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है और इसमें सिर्फ शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। यह टेबल आप अच्छे से अपने कॉपी में नोट कीजिएगा और इसको अच्छे से रट जाइएगा। चलिए अब इससे आगे पढ़ते हैं क्या है। एमोर्फस सॉलिड्स आर यूजफुल मटेरियल्स। एमोर्फस सॉलिड्स जो हैं वह यूजफुल मटेरियल्स है। ग्लास, रबर एंड प्लास्टिक्स फाइंड मैनी एप्लीकेशंस इन आवर डेली लाइफ्स। ग्लास, रबर और प्लास्टिक जो है वह हमारे डेली जो लाइफ है, डेली का जो लाइफ है उसमें बहुत तरह से उपयोग होते हैं। एमोर्फस सिलिकॉन इज वन ऑफ द बेस्ट फोटोवोल्टेइक मटेरियल अवेलेबल फॉर कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे जो यह टॉपिक है क्या, एमोर्फस सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है वह कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, फोटोवोल्टेइक मटेरियल में और कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। तो यह क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी बनाने में किसका यूज किया जाता है, तो सिलिकॉन का। फोटोवोल्टेइक सेल में किस मटेरियल का यूज किया जाता है, तो सिलिकॉन का। फोटोवोल्टेइक सेल में किस तरह के मटेरियल सॉलिड का यूज किया जाता है, तो एमोर्फस सॉलिड का। इसको आप लोग अच्छे से बारीकी से देख लीजिएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बार बार आता है। और अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई आर सॉलिड्स रिजिड। सॉलिड जो है वह रिजिड क्यों होते हैं, तो क्योंकि इनका जो क्या कहते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो ये होता है वह फिक्स्ड होता है। आप ऊपर से लिख लीजिएगा, ऊपर हमने बता दिया है। व्हाई डू सॉलिड्स हैव ए डेफिनिट वॉल्यूम। क्योंकि उनका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है फिक्स्ड पोजीशन होता है उनका, वह सिर्फ ऑसिलेट करते हैं अपने मीन पोजीशन पे। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनको एमोर्फस और क्रिस्टलाइन में मतलब कि क्लासीफाई करना है, इसको आप लोग अच्छे से क्लासीफाई कर लीजिएगा, या फिर पहले खुद से ट्राई कीजिएगा ऊपर से देख के। उसके अगर नहीं होता है तो कल हम आपको इसका बताएंगे एकदम डिटेल में। और अगला जो है, व्हाई इज ग्लास कंसिडर्ड एज सुपर कूल लिक्विड। क्योंकि यह एमोर्फस सॉलिड होता है और इनमें टेंडेंसी होती है नीचे की ओर फ्लो करने की, इसीलिए इन्हें ग्लास को जो है वह कंसिडर्ड किया जाता है सुपर कूल लिक्विड की तरह। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सॉलिड इज ऑब्जर्व्ड टू हैव द सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शन। सभी डायरेक्शन में किसी मतलब कि ऑब्जर्व किया गया कि एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक सॉलिड का सभी डायरेक्शन में सेम आ रहा है। तो कमेंट ऑन नेचर ऑफ द सॉलिड। उस सॉलिड के नेचर पर क्या कमेंट किया जा सकता है, तो यह आइसोट्रॉपिक है। अगर सभी डायरेक्शन में सेम ही आ रहा है उसका वैल्यू, फिजिकल प्रॉपर्टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सॉलिड का फिजिकल प्रॉपर्टी है, तो यदि वह सभी डायरेक्शन में सेम आ रहा है तो इसका मतलब यह आइसोट्रॉपिक है। यदि यह आइसोट्रॉपिक है तो यह क्लीवेज प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। चलिए फिर आज का हमारा लेक्चर यहीं पे शुरू करते हैं। हमारा जो अगला लेक्चर होगा वह 1.3 से यहाँ से लेके क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड से लेके यहाँ से आगे सारा मतलब कि देख लेंगे। इससे आगे फिर हम मतलब कि अगले इन टेक्स्ट क्वेश्चन तक एक बार देख लेंगे और ऐसे ही बारी बारी करके अपना पूरा चैप्टर ख़त्म कर लेंगे। अगर आप क्लास 12th में हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि इसी से तो हमारी हिम्मत बढ़ेगी आगे पढ़ाने की। धन्यवाद आप लोगों को अपना कीमती समय मुझे देने के लिए।